बात इस बुलेटिन की करते हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने दूसरा बड़ा फेरबदल किया है और 40 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसमें सुबोध अग्रवाल को जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के अध्यक्ष के तौर पर पोस्टिंग दी है। वहीं अभय कुमार को एसीएस जल संधान विभाग के पद पर लगाया गया है। राजफेड के एमडी संदेश नायक को सीएम के विशिष्ट सचिव के पद पर लगाया गया है। टी रविकांत को सीएम के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो ये प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। 40 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके तबादले किए गए हैं। 16 आईएएस को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। तो सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक कई बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए जा चुके हैं और एक बार फिर से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर हुआ है। टी रविकांत प्रमुख शासन सचिव यूरज बनाए गए हैं। वैभव गालरिया प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यमी बनाए गए हैं। 40 आईएएस अफसरों के तबादले जो हैं किए गए हैं। इसमें 16 अफसरों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल अध्यक्ष इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, आलोक गुप्ता प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग। तो ये बड़े नाम हैं जिन्हें बदल दिया गया है। मंजू राजपाल आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, महेश चंद्र शर्मा संभागीय आयुक्त अजमेर, शक्ति सिंह राठौर प्रबंधक निदेशक राजफेड, उत्साह चौधरी आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, मुकुल शर्मा कलेक्टर संबर। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल ने बुधवार को अजमेर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों से बातचीत की। शिविर में लगी अलग अलग योजनाओं की स्टॉल का सीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री भी मौजूद रहे। पुष्कर में अपराधियों को सख्त चेतावनी दी गई है सीएम की ओर से। उन्होंने कहा है कि राजस्थान शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, यहाँ अपराधियों की कोई जगह नहीं है। तो शिविर में लोगों से सीएम ने बातचीत की और अपराधियों को चेतावनी दी है। प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में सीएम पहुंचे। शिविर का जायजा सीएम ने लिया और कहा कि संरक्षण देने वालों की जांच कराई जाएगी। जो भी अपराधियों को संरक्षण देगा, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। प्रेस वाले कहते हैं 19 पेपरों में से 17 पेपर लीक किए। अरे भाई, ये युवा है और युवा रोजगार के लिए पेपर देता है। युवा के मन में जो टीस थी, युवा के मन में जो उफान था, युवा जो परेशान था, हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम एसआईटी गठित करेंगे। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, एडीजी के नेतृत्व में हमने एसआईटी गठित की और उस एसआईटी ने काम भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे लोग जो नकल करवाते थे और जो नकल में किसी तरह से हिस्सा लेते थे, उनका भी इंतजाम होने वाला है और उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है। संगठित अपराध के लिए हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसने अपना काम प्रारंभ किया है। जिस तरह के अपराध होते थे और अपराधी निकल जाते थे। ये राजस्थान है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये अपराध की धरती नहीं है। हम कहना चाहते हैं, यहां किसी भी तरह का अपराध सहन नहीं किया जाएगा। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि ये नाथी के बाड़ी की सरकार नहीं है, ये रामराज्य आम जनता की सरकार है। डोटासरा बड़ बोले हैं, इसलिए गंभीरता नहीं दिखती। करूं कि आज हमारी विभाग की बैठक है। हम लोग आपको 60 दिन की कार्य योजना बनाकर देने वाले हैं कि हम 60 दिन में क्या करने वाले हैं। दूसरे मुद्दों की बात दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार शुरू से जब
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सकते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं, राम सेतु काल्पनिक हैं। तो मैं समझता हूं किस मुंह से वो राम मंदिर में जाएंगे। उनकी मुझे नहीं लगता है कि आत्मा गवाही देगी कि हम लोग राम मंदिर में जाए, जो राम के ही विपरीत है, राम की कल्पना के ही विपरीत। तो वो लोग कैसे जाएंगे जो राम विरोधी हो सकते हैं? उनके लिए तो मैं नहीं समझता कि राम मंदिर में जाना उचित होगा। हमने तो हमारी परंपरा का निर्वहन करते हुए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल है उन्होंने उनको निमंत्रण दिया है, क्योंकि भारत चलता है सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ में। लेकिन वो लोग तुष्टिकरण की राजनीति के कारण लगभग 75 साल की आजादी में जब से चुनाव होने लगे उसके बाद 50-55 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन उन्होंने वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जो हमारा बहुसंख्यक समाज है उसको इग्नोर करके इन लोगों ने जो अन्याय अत्याचार किया है, अब उसकी पराकाष्ठा हो गई। तो निश्चित ही देश की जनता ने उनको बार करा। और आज कांग्रेस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पीसीसी चीफ डोटासरा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा रहेंगी मौजूद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता ऋतु चौधरी रहेंगी मौजूद। दोपहर 12:10 पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आज कांग्रेस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। पीसीसी चीफ डोटासरा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है लांबा। दोपहर 12:10 पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर यह प्रेस वार्ता जो है आयोजित की जाएगी। अलका लांबा भी इस दौरान मौजूद रहने वाली है। तो पीसीसी चीफ डोटासरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी इस दौरान मौजूद रहने वाली है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना होगा कि पीसीसी चीफ डोटासरा किन किन बातों का जिक्र करते हैं। दोपहर 12:10 का समय रहेगा जब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रहने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से एक बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर बोलेरो ने 3 लोगों को टक्कर मारी है। तेज रफ्तार बोलेरो ने 3 लोगों को मारी है जोरदार टक्कर। सड़क पार कर रहे 3 लोगों को टक्कर मारी गई है। हादसे के बाद सड़क पर ही पलट गई बोलेरो। तेज रफ्तार होने के कारण ब्रेक लगाने पर भी नहीं रुकी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बोलेरो ने 3 लोगों को टक्कर मारी है। तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर यहां पर पलट गई है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी रफ्तार से ये बोलेरो चल रही थी और उसी दौरान इसकी चपेट में 3 लोग आए हैं। 3 लोगों को टक्कर मारती हुई ये बोलेरो, और ये तीनों लोग जो है रोड क्रॉस कर रहे थे और तभी जो है तेज रफ्तार से बोलेरो आती है और तीनों को ही अपने साथ ले उड़ाती है। तो अपने आप में ये घटना बहुत बेहद ही चौंकाने वाली है, बेहद ही डरावनी घटना है कि सड़क पर आप इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर रोड क्रॉस करते हैं। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये लोग आराम से शांतिपूर्ण तरीके से जो है रोड क्रॉस कर रहे थे और जो पेडेस्ट्रियंस के लिए रोड क्रॉस करने का समय होता है ये उसी वक्त रोड क्रॉस कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान ये बोलेरो आती है और इसकी स्पीड से ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अधिक स्पीड है कि तीनों को धक्का मारती है और उसके बाद पलटी खाकर वहीं पर गिर जाती है। बोलेरो चालक की ओवर स्पीडिंग के चलते 3 अन्य लोगों की हालत गंभीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कोटा ग्रामीण के सांगौत कस्बे से, जहां बीच सड़क पर ही 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। अदालत के सामने वाली सड़क पर दोनों गुटों के सदस्यों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा है। हमले की लाइव तस्वीरें भी सामने आई है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दोनों गुटों के संघर्ष में 5 लोगों को चोट आई है, जिनमें 3 गंभीर घायलों को कोटा रेफर किया गया है। दरअसल दोनों के बीच आपसी रंजिश चल रही थी। किसी मामले में कोर्ट में जमानत के लिए एक पक्ष वहां पहुंचा था, दूसरे पक्ष के लोग भी वहां आ गए और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दी गई। वहीं सांगौर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। संघर्ष में 5 लोगों को चोटें भी आई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दौड़ा कर पीटते हुए लोग नजर आ रहे हैं। 2 गुटों के बीच ये खूनी संघर्ष का पूरा मामला है। हाथों में लाठी डंडे लेकर ये एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी दौरान किसी ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो अगर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो जयपुर से आई इन खबरों को इग्नोर नहीं कर सकते। जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़े इन शातिरों की उम्र पर मत जाइए।
12वीं पास इन साइबर ठगों ने डेटा लीक कर करोड़ों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है, फॉरेनर्स को ठगा है। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों के अड्डे पर दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 15 करोड़ से अधिक लोगों का क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा, 2 करोड़ से अधिक लोगों के सोशल मीडिया यूजर नेम, पासवर्ड और 1 करोड़ से अधिक लोगों का आधार कार्ड बरामद किया है। इनके पास करीबन बहुत सारे इनके पास हमको डेटा मिला है, आधार कार्ड का डेटा मिला है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज का डेटा मिला है, इनके लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस मिले हैं इनके अकाउंट में। ये जिस क्रेडिट कार्ड से हैक करते थे उन पैसे को ये क्रिप्टो करेंसीज में लगाते थे और फिर इस क्रिप्टो करेंसी में जो पैसा लगा हुआ था उसको किस तरह से वाइट करना है, ये पूरा इनका एक नेटवर्क बना हुआ था जिसको ये कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार चारों बदमाश करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि चारों बदमाश केवल 12वीं पास हैं। बदमाशों ने बिहार, तेलंगाना, जामताड़ा के साइबर ठगों से संपर्क कर हैकिंग के गुर सीखे और साइबर एक्सपर्ट बनकर ठगी की वारदात को अंजाम देना शुरू किया। ये इतने शातिर हैं कि ये अलग अलग ऐप्स के माध्यम से खुद की ऑनलाइन लोकेशन को बार बार बाउंस कराते हैं, जिससे उनकी सही लोकेशन पता नहीं चलती। देखिए, अपने पास मुखबिर से सूचना आई थी कि इस तरह से ये लोग कुछ लड़के हैं जिनके पास काफ़ी ऑनलाइन डिलीवरीज हो रही हैं, जो कहीं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इनका कोई आमदनी का साधन नहीं है, फिर भी इनके यहाँ लगातार ऑनलाइन डिलीवरी होती है। और इस तरह से कुछ सूचना हमारे पास मुखबिर की आई थी और फिर हमने जब इनके वहाँ पे रेड की और इनसे पूछताछ की तो ये सारी जानकारी हमको मिली है। अब इन शातिरों के पुलिस के शिकंजे में आने की कहानी भी सुन लीजिए। चारों बदमाश विद्याधर नगर थाना इलाके में एक मकान में रहते थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि मकान में रहने वाले युवक कुछ काम धाम नहीं करते, फिर भी इनके घर आए दिन ऑनलाइन माल देने वालों की भीड़ लगी रहती है। मुखबिर से मिली टिप पर पुलिस एक्टिव हुई और 10 दिन की रेकी के बाद बदमाशों को दबोच लिया। ये चारों ही आरोपी जो हैं 10वीं और 12वीं पास बताए जा रहे हैं, लेकिन तकनीक का नॉलेज इतना भयंकर है कि करोड़ों रुपए की ठगी को हर महीने ये लोग अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और उम्मीद है पुलिस को कि इस पूरे मामले में नेटवर्क से जुड़े और लोग भी पकड़ में आ सकेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। मकर संक्रांति पर पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, लेकिन चाइनीज मांझे की वजह से पतंगबाजी का शौक खतरनाक होता जा रहा है। पाबंदी के बावजूद कोटा में खुलेआम चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। चाइनीज वाला ही ना? नहीं, सादा ही है। चाइनीज वाला दो ना। चाइनीज वाला नहीं नहीं वो महंगा आता है, वो कम ही रखते हैं हम। 500 का 550, 550 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे। उसमें क्या है, वो है ही नहीं ना, पैसा दो लेके आएगा, वो भंडार से लेके आना पड़ेगा। वो कोटा में सांसें छीन लेने वाला चाइनीज मांझा बिक रहा है। बस पैसे थोड़े ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, न्यूज़ 18 की तहकीकाती पड़ताल चीख चीख कर कह रही है कि जिस चीज की बाजार में डिमांड रहती है उसे बिकने से कोई रोक नहीं सकता। न्यूज़ 18 के कैमरे में हुई इस रिकॉर्डिंग को ही देख लीजिए। दुकानदार ने पहले तो मांझा होने की बात को ही नकार दिया, बाद में कहा कि यहाँ कहाँ मिलेगा, आप पैसे दीजिए और उसके साथ गाड़ी पर बैठकर चले जाइए। देखिए किस तरह गाड़ी पर बैठा ये शख्स ले जाता है और तंग गलियों में मौत का मांझा थमा देता है। कोटा की अगर बात करें तो कोटा में जो सतर्कता है वो नगर निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है। कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन चाइनीज मांझा चोरी छिपे आखिरकार बाजार में दुकानों पर बिकता ही है। चाइनीज मांझे से हो रहे हादसों को देखते हुए सरकार ने वर्षों पहले इसकी बिक्री पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन चंद पैसों के चक्कर में दुकानदार सरकार के आदेश की अनदेखी करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। आइए जानते हैं क्यों चाइनीज मांझे को गर्दन काट मांझा कहते हैं। चाइनीज मांझे में 5 तरह के केमिकल और कई धातुओं का प्रयोग होता है जिसे कोई नहीं काट सकता।
मेटल युक्त इस मांझे से करंट लगने का भी खतरा होता है। बिजली से जुड़ा हादसा तो हो ही सकता है, इसके साथ ही कई घंटे के लिए कई घरों की बिजली भी गुल हो जाती है। कई बार तो चाइनीज मांझा वाली पतंगे रेल लाइन पर गिर जाती हैं, जिससे सप्लाई में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। यानी हर तरफ से हादसों को दावत देता है चाइनीज मांझा। अब तक ये मानिए कि छोटे बच्चों की, लेडीज की, जेंट्स की, सबकी गर्दनों पे से किसी के 8 टाके आ रहे हैं। एक पिछले साल एक बच्ची आगे बैठी हुई थी, उसके पापा के, वो एक्सपायर मतलब मर गई चाइनीज मांझे से। और अभी एक बंदे के 8 टाके आए हैं, पूरा चेहरा उसका खराब हो चुका है। पक्षी इतने मरते हैं इससे। प्रशासन की मुस्तैदी ने दुकानदारों को शातिर बना दिया है। जिम्मेदारों को चकमा देकर वो मनमानी कीमत पर गर्दन काट मांझा बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। अलग अलग नायाब तरीके चाइनीज मांझे के बिक्री के लिए दुकानदारों ने तैयार किए हुए हैं। दुकान पर ना रख करके अलग अलग गोदाम, अलग अलग हिस्सों में चाइनीज मांझा रखा जाता है। वहां से चाइनीज मांझों की बिक्री की जाती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कब जिला प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई हो जाएगी और वो चाइनीज मांझा पकड़ लिया जाएगा। तो इस डर के चलते चाइनीज मांझे की चोरी छिपे जो बिक्री है वो की जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि अब तक करीब आधा दर्जन से ज़्यादा जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। हर रोज़ कार्रवाई की जा रही है और करीब 300 के करीब चाइनीज़ मांझे के जो रोल हैं वो जब्त किए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा कि बाज़ारों में चाइनीज़ मांझे की जो बिक्री है वो चोरी छुपे अलग अलग तरीके से हो रही है और बड़े पैमाने पर चाइनीज़ मांझा बिक रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा से एक बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर गौवंश से भरा ट्रक पलटा है। गौ तस्कर सुबह करीब 4 बजे परिवहन विभाग की नाकेबंदी तोड़कर फरार हुए थे। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने थाना के बांध के पास ये ट्रक पकड़ा है और ट्रक में 2 दर्जन से अधिक गौवंश बरामद किए गए हैं। ट्रक को भिजवाया गया है गौशाला। कोतवाली थाना पुलिस गौ तस्करों की तलाश में जुट गई है। संवाददाता आशीष फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। आशीष, गौवंश से भरा ट्रक जो है वो पकड़ा गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये पूरा गौ तस्करी का मामला है। एक ट्रक जयपुर से अलवर की तरफ जा रहा था, तभी कलेक्ट्रेट के समीप परिवहन विभाग ने नाकेबंदी कर रखी थी और ट्रकों की जांच की जा रही थी। लेकिन जो गौ तस्कर हैं वो नाकेबंदी तोड़कर सिकंदरा की तरफ फरार हो गए, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने पीछा किया तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के इंटरचेंज के समीप ये ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। सुबह का समय था, थोड़ा अंधेरा था, ऐसे में अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फिलहाल ट्रक को जब्त कर लिया है और जो गोवंश हैं उनको मुक्त कराने के लिए गौशाला लाया गया है। अभी जो गाय हैं उनको ट्रक से बाहर निकाला जा रहा है। करीब 2 दर्जन से अधिक ये गोवंश बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि गौ तस्करों की तलाश की जा रही है और कोतवाली सहित अनेक थानों की पुलिस गौ तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। आशीष, लेकिन ये गौवंश कहां से भरकर ला रहे थे? कोई अपडेट इसको लेकर सामने आया है? बिल्कुल, जो गो तस्कर होते हैं ये अलवर क्षेत्र के या फिर भरतपुर क्षेत्र के होते हैं और ये दौसा, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और गायों को भरकर ट्रकों के माध्यम से मेवात इलाके में ले जाते हैं और ये कार्रवाई चलती रहती है। जब भी पुलिस को पता चलता है तो उसके बाद पुलिस इनको धरपकड़ करती है। आज सुबह करीब 4 बजे भी यही घटनाक्रम हुआ और पुलिस ने इनको पकड़ा है। आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। स्वायत्त शासन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और देश के सभी निकायों में मनोनीत सदस्यों का मनोनयन निरस्त कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदय कुमार शर्मा ने यह आदेश जारी किए हैं। अब इस ऑर्डर में स्पष्ट है कि नगर निगम, नगर परिषद और सभी नगर निकायों में मनोनीत सदस्यों को कमेटी में से हटाना पड़ेगा। साथ ही सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑर्डर में राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 6A के तहत ये फैसला लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो खत्म होने के साथ ही राजस्थान में फिर से तापमान गिरने लगा है। कई शहरों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई है और अधिकांश इलाकों में गलन भरी सर्दी, साथ ही सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन भी बढ़ गई है। तो राजस्थान में जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है और
प्रदेश में कड़ाके की सर्दी लगातार जारी है। गलन से लोगों को राहत नहीं मिल रही है और जो सरहदी जिले हैं खासकर वहां पर जो है मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अभी और ये सर्दी सताएगी क्योंकि अभी भी धूप नहीं निकल रही है, जिसके चलते काफी दिक्कतें हो रही हैं और बारिश का भी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में गलन से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। आपको बता दें कि लगातार जो है हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ने की शिकायत निकलकर सामने आ रही है और मौसम में जो है परिवर्तन लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि कई जगह पर बूंदाबांदी भी देखने को मिली थी। सुबह निकल रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, माउंट आबू में 9 डिग्री सेल्सियस है, चूरू में 5 डिग्री, जैसलमेर में 7 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान बना हुआ है और कोटा में 11 डिग्री सेल्सियस जो है इस वक्त टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो ये मौसम का हाल है। अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ी और ठंडी रहेगी। कोहरे के कारण लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है क्योंकि बीच में कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन अभी कोहरा थोड़ा कम पड़ा है, जिसके चलते लोगों को थोड़ा राहत ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी मौसम में ठंडक ज़रूर बनी रहेगी, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बदलते इस मौसम में कोई बीमारी ना आए, इसलिए खास ख्याल रखें अपने स्वास्थ्य का भी। और क्योंकि बीच में यातायात भी काफ़ी प्रभावित रहा था ठंड के इस मौसम में, क्योंकि लगातार कोहरा पड़ रहा था, जिसके चलते यातायात में भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा था। हालांकि अभी जो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं वो भी आगे बढ़ा दी गई हैं ताकि बच्चे किसी भी तरीके से इस ठंड की चपेट में ना आए और बीमारियों का शिकार ना हो जाए। अशोक संवाददाता इस वक्त हमारे साथ श्रीगंगानगर से है। अशोक, श्रीगंगानगर का मौसम इस वक्त कैसा है? तापमान में कितनी गिरावट देखने को मिल रही है? देखिए ममता, पिछले एक सप्ताह से हम देखें तो श्री गंगानगर जिला सबसे कम तापमान वाले जिलों में शुमार रहा है। चाहे हम रात के तापमान की बात करें या दिन के तापमान की बात करें, पिछले 2 दिन तो लगातार श्री गंगानगर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। और जैसा कि मौसम विभाग ने श्री गंगानगर में कोल्ड डे के साथ साथ घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया था, उसका अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर में देखा जा रहा है। मैं आपको श्री गंगानगर की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, इस समय मैं श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और समूचा श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन इस समय घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। हालांकि ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन का ही नजारा है, लेकिन हम जैसे जैसे शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे ममता, तो ये कोहरा और ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा घना हो जाता है। और यही वजह है कि इस समय श्री गंगानगर की सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग 5 से 7 मीटर ही रह गई है और वाहनों की रफ्तार मानो थम सी गई है। न केवल सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है, बल्कि ट्रेन का जो यातायात है वो भी अच्छा खासा प्रभावित हो रहा है। अभी कुछ देर पहले ही जो ट्रेन सुबह 5:50 पर दिल्ली से चलकर गंगानगर पहुंचनी थी वो अभी पहुंची है, यानी तकरीबन सवा घंटे की देरी से। इसके अलावा कोटा, दिल्ली और पंजाब से आने जाने वाली ट्रेनों का भी काफी बुरा हाल है। वो करीब अपने निर्धारित समय से 1.5 से 2 घंटे तक की देरी से चल रही है। जैसा कि मौसम विभाग ने श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में घने कोहरे के साथ साथ और कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया है, तो देखिए उसका अच्छा खासा असर इसमें श्री गंगानगर की दिनचर्या पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का रूटीन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। लोग अपने घरों में रहकर ही हीटर और अलाव का सहारा लेते हैं और ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। हालांकि प्रशासन ने निराश्रित लोगों के लिए भी रैन बसेरे का इंतजाम किए हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। साथ ही साथ में 5वीं क्लास तक के बच्चों के साथ साथ आंगनबाड़ी के जो प्री प्ले के बच्चे होते हैं उनका भी 11 जनवरी और क्रमशः 13 जनवरी तक। ठीक है अशोक, बिल्कुल हम देख रहे हैं मौसम में काफी तब्दीली देखने को मिल रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब एक नजर आज की 10 बड़ी